इस क्लास में हम मैथ्स पेडागोजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को आप सभी कंप्लीट अवश्य देखें। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? बताना इन चार में से कौन सा कथन सत्य होगा। भाई यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। हम सभी जानते हैं वर्ग की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है, अर्थात हम कह सकते हैं वर्ग की चारों भुजाएं कैसी हैं, बराबर होती हैं, जो कि एक विशेष प्रकार का आयत होता है। इसलिए यहीं पर हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। बात करें हम दूसरे विकल्पों की, प्रत्येक आयत वर्ग नहीं हो सकता, ठीक है, और कोई भी किरण बिना माप के रेखाखंड नहीं हो सकती, और ऋजु या सरल कोण का मान 90 अंश नहीं होता बल्कि 180 अंश होता है, अर्थात ये तीनों तो गलत हैं। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। 1/4 को निरूपित करने का कौन सा तरीका गलत है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? ध्यान रखिएगा, जब भी आप भिन्नात्मक रूप चित्र के द्वारा दर्शाएंगे तो उसमें समान भाग होना आवश्यक है। जैसे इसमें समान भाग हैं चारों, ये सही है, इसमें भी चारों भाग समान है, ये बिल्कुल सही 1/4 को दर्शा रहा है, ये भी सही है। लेकिन जो ऑप्शन बी में दिया है इसमें चारों भाग भैया समान नहीं है, अर्थात ये तरीका गलत है, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ यहां पर हमारा चला जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं। निम्न में से असत्य कथन है, बताएं आप लोग इन चार कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। आप सभी लोग जल्दी से चारों ऑप्शनों को पढ़ लें और आंसर इसका कमेंट करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो मेरे भाई इसमें करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये परिभाषा भैया त्रिभुज की गलत है। आप कहोगे क्यों? क्योंकि त्रिभुज की परिभाषा ये कहती है किन्हीं 3 रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को, आकृति कैसी होनी चाहिए? बंद आकृति होनी चाहिए, तभी वह त्रिभुज की परिभाषा होगी। अर्थात जो ऑप्शन सी है ये एक असत्य कथन है, जो कि हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ गए ना आप लोग? चलिए प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कक्षा में गणित अध्यापक द्वारा विद्यार्थियों के साथ एक अच्छा संबंध विकसित करने के लिए उसे क्या करना चाहिए? सभी के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, अच्छे से बात करे, बच्चों से प्यार करे, या व्यक्तिगत ध्यान दे। साथियों, यदि गणित का अध्यापक चाहता है कि विद्यार्थियों के साथ उसका एक अच्छा संबंध विकसित हो तो इसके लिए शिक्षक को व्यक्तिगत ध्यान देना चाहिए। और इससे क्या है, यदि वो व्यक्तिगत ध्यान देगा तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया सुचारू रूप से होगी और साथ साथ बच्चों में शिक्षक के प्रति सम्मान भी बढ़ेगा, अर्थात एक अच्छा संबंध विकसित होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ यहां पर चला जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। भिन्नों का योग पढ़ाते समय शिक्षक को नीचे दी हुई एक त्रुटि ज्ञात हुई। एक भाई कक्षा शिक्षक था जो कि बच्चों को भिन्नों का योग पढ़ा रहा था, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं 1/2 + 1/3 = 2/5। आप यहां पर देख रहे हैं ये यहां पर गलत किया है छात्रों ने, ठीक है। तो इसमें बताइए इस स्थिति में शिक्षक को क्या तरीका अपनाना चाहिए उपचारात्मक के रूप में? बताएंगे सभी लोग करेक्ट आंसर क्या होगा। तो भैया करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। एलसीएम की अवधारणा को बच्चों को समझने में सहायता करनी चाहिए कि किस तरह से उन्हें एलसीएम लेना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। सामान्यतः गणित सीखना कठिन है क्योंकि, बताएं आप लोग।
सामान्यतः गणित सीखना कठिन क्यों होता है भाई? क्यों इसलिए होता है क्योंकि गणित की जो मौलिक संक्रियाएं हैं वो अमूर्त रूप में होती हैं भाई। अर्थात हम कह सकते हैं इसकी प्रकृति मूलतः अमूर्त होती है, इसलिए गणित सीखना कठिन होता है। ठीक है, चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं। कक्षा में एक छात्र बोलने में कठिनाई महसूस करता है, स्वयं की अभिव्यक्ति के लिए आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? भैया कोई बच्चा है जो बोलने में कठिनाई महसूस कर रहा है, तो बच्चा स्वयं की अभिव्यक्ति करने लगे तो आप उसे कैसे प्रोत्साहित करेंगे? बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। अब प्रश्न पर ध्यान दें, बच्चे को परेशानी बोलने में कठिनाई हो रही है तो आपको ऐसी गतिविधि वहां पर करनी होगी जिसमें बच्चे को स्वयं की अभिव्यक्ति अर्थात बोलने का अवसर दिया जाए। यही आपका आंसर बेस्ट होगा, अर्थात यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। ऐसे खेलों का आप आयोजन करेंगे जिसमें बच्चा बोलना पसंद करेगा, ये बहुत अच्छा तरीका होगा। चलिए अगला प्रश्न है, विद्यालयों में गणित शिक्षण का मुख्य लक्षण क्या है? बताएंगे आप लोग, क्या होगा इन 4 में से करेक्ट आंसर। तो विद्यालयों में जो गणित शिक्षण कार्य किया जाता है इसका मुख्य उद्देश्य है जो बच्चे हैं जिनकी विचार प्रक्रिया है उसको गणितीय रूप प्रदान करना, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। ठीक है, बच्चों की जो विचार प्रक्रिया है उसको गणितीय रूप प्रदान करना, ये यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। गणित के अधिगम के प्रति शिक्षार्थी की संवेदनशीलता जागृत करने के लिए प्रभावी उपाय क्या है? बताएं आप लोग, क्या होगा यहां पर करेक्ट आंसर। ऑप्शन है, देखिए यहां विषम नहीं, यहां पर विषय है, सुधार लेना। विषय सामग्री को शिक्षार्थी के अनुभव के क्षेत्र से संबंधित करना, ये तो बिल्कुल सही है भैया। यदि आप उसे शिक्षार्थी के अनुभव से जोड़ते हैं तो उसे अधिगम में आसानी होगी। जो पढ़ाया जाना है उससे संबंधित प्राप्त पूर्व ज्ञान की जांच करना, ये भी सही है भैया, पूर्व ज्ञान की जांच भी करना चाहिए। शिक्षार्थियों को अवधारणाओं के अनुप्रयोगों से अवगत कराना, जिनमें दैनिक जीवन की स्थितियों से संबंधित अनुप्रयोगों को अधिक से अधिक प्राथमिकता दी जाए, ये भी बिल्कुल सही है, अर्थात करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। ये बिल्कुल सभी प्रभावी उपाय होंगे। चलिए भाई प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। गणित शिक्षण की आगमन विधि का सिद्धांत क्या है? आगमन विधि का बताएं, इसमें से कौन सा सिद्धांत है? अज्ञात से अज्ञात की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर? करेक्ट आंसर यहां पर ऑप्शन बी डी के साथ जाएगा। आगमन विधि का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है? विशिष्ट से सामान्य की ओर। यदि पूछा जाए सामान्य से विशिष्ट की ओर एक किस विधि का सिद्धांत है तो भैया ये निगमन विधि का सिद्धांत है। अज्ञात से ज्ञात की ओर ये भी निगमन विधि का सिद्धांत है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लियर हुआ ना सभी को? चलिए इसके बाद प्रश्न क्रमांक 11 पर आते हैं और आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर कमेंट करते जाएं और बाद में जरूर बताना आपने कितने प्रश्नों के सही जवाब दिए हैं। यदि किसी लीप वर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा क्या, मंगलवार होगा, सोमवार होगा, या फिर रविवार होगा? ध्यान रखिए भाई, यहां पर हम बात करेंगे सामान्य वर्ष की और लीप वर्ष की। जो साथियों सामान्य वर्ष होता है उस वर्ष का पहला दिन और अंतिम दिन कैसे होते हैं? दोनों बराबर होते हैं। लेकिन लीप वर्ष में जो पहला दिन होता है और वर्ष का अंतिम दिन होता है वह उससे एक ज्यादा होता है। तो यहां पर लीप वर्ष का पहला दिन कौन सा है? मंगलवार है, तो अंतिम दिन कौन सा होगा? बुधवार होगा। करेक्ट आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन ए के साथ जाएगा। ये दोनों पॉइंट ध्यान रखना, सामान्य वर्ष में क्या होता है और लीप वर्ष में क्या होता है, क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, कक्षा में बच्चों के मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? आप लोग जो शिक्षक हैं
वो बच्चों का मूल्यांकन करते हैं। क्यों करते हैं? उसका मुख्य उद्देश्य होता क्या है? उसका भाई मेरे मुख्य उद्देश्य होता है कि बच्चों के बारे में शिक्षण से संबंधित जो भी जानकारी है वो शिक्षक को प्राप्त हो सके कि आखिर बच्चा कितना सीख रहा है। वो पूरी जानकारी मूल्यांकन के माध्यम से बच्चे की शिक्षक को प्राप्त हो जाती है। इसलिए यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ हमारा चला जाएगा कि बच्चों के तुलनात्मक प्रावीण्यता की जानकारी शिक्षक को प्राप्त। ठीक है, ये होगा यहां पर करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न क्या है? यदि एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि 100 हो तो इसका आशय है कि भैया मेरे हम सभी को पता है, क्या पता है कि बुद्धि लब्धि बराबर क्या होता है? बताएंगे आप लोग क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु अपॉन में वास्तविक आयु इंटू 100। तो भैया जो 100 से बुद्धि लब्धि कितनी है? 100 है, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, अर्थात मानसिक आयु बराबर वास्तविक आयु के हो जाएगी। अर्थात यहां पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी के साथ जाएगा। शिक्षार्थी की मानसिक आयु और वास्तविक आयु बराबर है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? चलिए अगला है, कौन सा कार्य अध्यापक से संबंधित नहीं है? भैया योजना बनाना ये तो बिल्कुल सही है, शिक्षण कार्य अध्यापक से संबंधित है, बच्चों को मार्गदर्शन देना ये भी संबंधित है, लेकिन बजट बनाना